Okay, so good evening students. Hi, this is Punish Sharma and let's continue our discussion of class 10th sample paper. So हम sample paper को डिस्कस कर रहे थे. So अल्टीमेटली बात आती है कि 4 सेक्शन रहते हैं, ठीक है, ABCD. So चारों सेक्शन को डिस्कस करना जरूरी है. So अब बारी आती है सेक्शन A की. अगर बात की जाए तो सेक्शन A में आप सबसे ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो. क्यों? क्योंकि अनसीन पैसेज रहता है, ठीक है, आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा और उससे आपसे वो 5-5 क्वेश्चंस पूछेंगे. 2 पैसेज रहेंगे आपके सेक्शन ए में, दोनों ही अनसीन रहेंगे, मतलब आपके सिलेबस से नहीं आएंगे, बाहर से 2 पैसेज उठाए जाएंगे और उन दोनों पैसेज से 5-5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. और 5 क्वेश्चंस पूरे 5 क्वेश्चन इजी रहते हैं, बस आपको पैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और फिर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. और सबसे ज्यादा इजी तरीका क्या हो सकता है पैसेज को सॉल्व करने का, कि सबसे पहले जाके आप क्वेश्चंस पढ़िए. जब भी पैसेज सॉल्व करने की बारी आए तो ध्यान ये रखना है कि हमेशा सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे ना तो आपको अल्टीमेटली पता रहेगा कि ये जो चीजें हैं ना मुझे अपने पैसेज में ध्यान से पढ़नी है और इनका आंसर मुझे निकालना है. ठीक है, सो जब भी पैसेज सॉल्व करें आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड करें. एक बार में अगर थोड़े क्वेश्चन याद ना रहे तो 2 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए. ठीक है, 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जाके अपना पैसेज पढ़िए और पैसेज के आंसर्स दीजिए. ठीक है, सो 2 पैसेज रहेंगे. चलिए चलते हैं, फर्स्ट पैसेज को हम रीड करते हैं और उसके आंसर्स देखते हैं. ठीक है, जैसा मैंने बताया कि पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस देखने हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलेंगे हम. ओके, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑपुलेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज. ठीक है, कि ऑपुलेंट का क्या मीनिंग है. हमारे पैसेज में एक वर्ड यूज हुआ है ऑपुलेंट. वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को ऑपुलेंट का मीनिंग पता भी होगा, तो भी आप गैस कर सकते हो कि क्या हो सकता है. तो अल्टीमेटली, और अगर नहीं पता है तो फिर आप पैसेज रीड करके फाइंड आउट कर सकते हो. तो ध्यान रखना है कि जहां पे भी ऑपुलेंट वर्ड यूज होगा उसका क्या मीनिंग आप निकाल पा रहे हो और उसके बेसिस पर हम उसका आंसर लगाएंगे. 4 ऑप्शन है हमारे पास में, गुड, पुअर, लग्जरियस और डिलीशियस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज what was the motive for the wealthy man to comment, master, you have cured my bodily ailments, I come now to seek enlightenment of the mind. ठीक है, सो अल्टीमेटली हमें थोड़ा सा समझ आ रहा है कि कोई वेल्दी मैन की बात होने वाली है हमारे पैसेज में, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ वेल्दी मैन. ठीक है, और उसका मोटिव क्या है. ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ वेल्दी मैन टू कमेंट, है ना. जब वो ये कमेंट कर रहा है तो उसका मोटिव क्या है, उसका पर्पस क्या है. मोटिव क्या होता है, पर्पस. ठीक है, सो अल्टीमेटली पर्पस क्या है, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ वेल्दी मैन टू कमेंट, मास्टर यू हैव क्योर्ड माय बॉडीली एलिमेंट्स. मतलब मेरी बॉडी में जितने भी कष्ट थे, जितनी भी पीड़ाएं थी, वो आपने क्या कर दी है, उसको क्योर कर दिया, उसको ठीक कर दिया है. सो मास्टर यू हैव क्योर्ड माय बॉडीली एलिमेंट्स, आई कम नाउ टू सीक एनलाइटमेंट ऑफ द माइंड. ठीक है, तो अब मैं क्या, एनलाइटमेंट, आत्मज्ञान यहाँ पे लेने के लिए आया हूँ माइंड के लिए. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि मेरी बॉडी तो पूरी तरीके से हेल्दी हो गई, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा माइंड भी क्या हो जाए, शांत हो जाए. उसके लिए मैं यहाँ पे एनलाइटमेंट लेने के लिए आया हूँ. ठीक है, एनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए आया हूँ. तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि कोई वेल्दी मैन है, उसकी बात चलने वाली है, वो किसी से वो बात कर रहा है जिसको वो मास्टर बोल रहा है. सो जब भी ये वाला कमेंट हमें देखने को मिलेगा तो हम देखेंगे कि अल्टीमेटली जो हमारा वेल्दी मैन है उसके द्वारा ये कमेंट किया जा रहा है, तो उसका मोटिव क्या है. तो जब भी पैसेज में हम इस वाले कमेंट को पाएंगे तो हमें वहां पे आंसर पता चल जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का. 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, थॉटफुलनेस, लॉस ऑफ वेल्थ, लैक ऑफ ऑक्यूपेशन एंड सीक विजडम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. और जब भी पैसेज को सॉल्व करना है माइंड को खाली रखना है. ठीक है, कि पूरा फोकस अभी एग्जाम की बार है ना, तो अभी इस टाइम पे जो काम किया जा रहा है उस पर पूरा फोकस किया जाए. ठीक है, एक टाइम पे एक ही काम, दिमाग को इधर उधर नहीं, दिमाग के घोड़े इधर उधर नहीं दौड़ाने हैं. ठीक है, पूरा ध्यान पैसेज पे. क्यों? क्योंकि ये चीज आपको हेल्प करेगी जल्दी आंसर फाइंड आउट करने में. ठीक है, सो फोकसली अपना पेपर देना है. जिस्ट ऑफ द पैसेज इज, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि जिस्ट क्या है, हमारा जो पैसेज है उसमें उसका जिस्ट क्या है, अल्टीमेटली ये पूछा गया है. सो फेथ, सैल्वेशन ऑफ इविल, टू सेट अ गोल एंड नरिश द माइंड एंड प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ. ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ.
सो हम देखेंगे, वो तो हम पैसेज रीड करके ही पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन है जिसके लिए सच में पैसेज पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पैसेज पढ़ के ही हमें पता चल पाएगा कि हमारे पैसेज का जिस्ट क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड हैंकर फ्रॉम द पैसेज। तो सिनोनिम एंटोनिम आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। समानार्थी शब्दों को क्या बोला जाता है? सिनोनिम बोला जाता है। और जो ब्लूम शब्द रहते हैं उनको बोला जाता है एंटोनिम। तो हमसे पूछा गया है सिनोनिम, किस वर्ड का सिनोनिम पूछा गया है? हैंकर का। तो हम जब पैसेज को पढ़ेंगे तो हमें देखना है कि हैंकर का जो सिनोनिम है वो क्या है। तो पढ़ेंगे जब हम पैसेज तो अल्टीमेटली हम अच्छे से गैस कर पाएंगे कि क्या सिनोनिम हो सकता है। हमारे पास ऑप्शन है क्रेव, हेट, लूथ और एवर्ट। ओके, सो ये हमारे क्वेश्चंस है। जनरली 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि 5 मार्क्स का ही पैसेज होता है और नेक्स्ट पैसेज भी आपका 5 मार्क्स का ही होता है। ओके, और पेपर आपका कितने का आता है? 75 मार्क्स का आता है। ड्यूरेशन रहता है आपके पास 3 आवर्स। ठीक है, सो पेपर बस 75 मार्क्स का ही आने वाला है और घंटे हैं आपके पास 3, तो आप आसानी से पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे। तो बिल्कुल शांति से, हड़बड़ाना नहीं है, शांति से अपना पेपर सॉल्व करना है। और जब माइंड शांत रहेगा तो अच्छे से फोकस भी कर पाएंगे। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, थोड़ा सा गैस करते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि आखिर क्वेश्चंस कौन कौन से थे। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि आपको देखना है कि ऑपुलेंट का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो ऑपुलेंट वर्ड को ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन था आपका, क्या था? पूछा गया था कि जिस्ट क्या है पैसेज का, ओवरऑल पैसेज में बताना क्या चाहता है जो हमारा राइटर है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था कि जो कमेंट किया गया था वेल्दी मैन के द्वारा कि मेरे जो बॉडीली एलिमेंट्स है वो तो पूरी तरीके से आपने खत्म कर दिए, ठीक कर दिए हैं, अब मैं आपके पास में एनलाइटमेंट लेने के लिए आया हूं, अपने माइंड को शांत करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि हैंकर का सिनोनिम क्या है। ठीक है, सो आई गेस अब मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस देखती हूँ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टफ है, मतलब इजी क्वेश्चंस है। सो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड में जाने की जरूरत है कि एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता चले। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि पूरे पैसेज को लाइक ट्रांसलेट करना है हिंदी में और फिर समझना है, नहीं। आप बस रीड कीजिए पैसेज को और अपने क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट रीडिंग रहेगी आपको जल्दी से आई वुड से पूरा पैसेज पढ़ना है और ट्राई करना है कि पहली रीडिंग में क्या मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं। और अगर आपको क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए हैं सो डोंट वरी, है ना, फिर टेंशन नहीं लेनी है कि नहीं यार पैसेज तो समझ नहीं आया कुछ भी। क्वेश्चन के आंसर मिलना इज द मेन पर्पस, है ना। हमारा मेन एम क्या है कि हमें क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएं, तो पूरे पैसेज को ट्रांसलेट करने में टाइम नहीं बिताना है। ठीक है, सो हम रीड करते हैं हमारे पैसेज को। पहला पैराग्राफ है, वन डे while the Buddha was preaching his doctrine for the conversion of the world in the neighborhood of Savatthi, a man of great wealth who suffered from many ailments came to him with clasped hand and said, "O Lord Buddha, pardon me for my want of respect in not saluting you as I ought to, but I suffer greatly from obesity, excessive drowsiness and other complaints so that I cannot move without pain." तो तथागता, ठीक है, तथागत बोला जाता है, तो तथागता, ठीक है, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे। Seeing the luxuries with which the man was surrounded, asked him, "Have you a desire to know the cause of your ailments?" ठीक है, सो ओवरऑल हमें थोड़ा सा क्या समझ आता है, इसमें पूछा गया है कि एक वेल्दी मैन है, वो आता है किसके पास में? बुद्धा के पास में। और बुद्धा क्या कर रहे हैं? अपना कहीं पे प्रीचिंग कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ वर्ल्ड पे। ठीक है, सो दुनिया के बदलने का कुछ सिद्धांत है, उससे रिलेटेड वो कोई टीचिंग कर रहे हैं, कहीं पे जाके वो प्रवचन वगैरह दे रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो वहां पे एक वेल्दी मैन है, बहुत ज्यादा रिच है, वो उनके पास आता है, वो बोलता है कि मुझे अल्टीमेटली मुझे आपसे कुछ डाउट वगैरह है वो क्लियर करना है कि मैं बहुत ज्यादा चीजों से परेशान हूं। तो देख लेते हैं हम लाइन टू लाइन थोड़ा सा इसका मीनिंग। सो वन डे व्हाइल बुद्धा वाज प्रीचिंग हिज डॉक्ट्रिन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वर्ल्ड इन द नेबरहुड ऑफ सावती। ठीक है, तो ये कोई प्लेस है, यहाँ पे सावती कोई प्लेस है, यहाँ के नेबरहुड में, यहीं के पड़ोस में हमारे जो बुद्धा हैं वो प्रीचिंग करने का काम कर रहे हैं, समन करने का काम कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं। किस टॉपिक पर? वो दे रहे हैं डॉक्ट्रिन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, सो दुनिया के कन्वर्जन पर, है ना, दुनिया के बदलाव के सिद्धांत पर वो क्या दे रहे हैं? एक अपना प्रीच कर रहे हैं। और कहाँ पे कर रहे हैं? सावती के नेबरहुड में। ओके, इतना ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मेन एम है क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढना। ठीक है, नेक्स्ट, A man of great wealth who suffered from many ailments came to him. ठीक है, सो एक इंसान है, वो बहुत ज्यादा उसको कष्ट वगैरह है, बहुत ज्यादा पीड़ा है, वो उनके पास आता है, बुद्धा के पास में। सो a man suffered from many ailments came to him with clasped hand, मतलब ऐसे हाथ जोड़कर उनके पास आए, with clasped hand and said, "O Lord Buddha, pardon me for my want of respect
इन नॉट सैल्यूटिंग यू एज आई ऑट टू बट आई सफर ग्रेटली फ्रॉम ओबेसिटी। तो बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मतलब मैंने आपको सैल्यूट वगैरह नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, ठीक है, और शायद मैं ज्यादा सम्मान चाहता था, बट मैं ना बहुत ज्यादा सफर कर रहा हूँ किससे, ओबेसिटी से, मतलब मैं बहुत ज्यादा मोटा हो गया हूँ, बहुत ज्यादा फैट गेन कर लिया है उन्होंने। सो बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा ओबेसिटी की वजह से परेशान हूँ, एक्सेसिव ड्राउनीनेस, मतलब मुझे पूरे टाइम नींद आती रहती है, एंड अदर कंप्लेंट सो दैट आई कैन नॉट मूव विदाउट पेन। तो बोलता है और भी चीजें हैं जिनकी मुझे शिकायत है और मैं बिल्कुल भी बिना दर्द के चल ही नहीं पाता, मतलब वो जब भी चलते वगैरह मूव भी करते तो उनको बहुत ज्यादा पेन होता है। नेक्स्ट, तो तथागता सीइंग द लग्जरीज विद विच द मैन वाज सराउंडेड, ठीक है, तो अब आए होंगे ये वेल्दी मैन है तो अपने घोड़े वगैरह के साथ में और अपने जितने भी गार्ड्स वगैरह रहते हैं उन सबको लेकर आए होंगे, तो उनकी लग्जरीज वगैरह को देखा हमारे बुद्धा ने, फिर बोलते हैं कि तथागता सीइंग लग्जरीज विद विच द मैन वाज सराउंडेड आस्क्ड हिम, है ना, उन्होंने उससे पूछा, वेल्दी मैन से पूछा कि हैव यू अ डिजायर टू नो द कॉज ऑफ योर एलिमेंट्स, मतलब जो भी तुम्हें ये कष्ट हैं क्या इसका कारण जानना चाहते हो तुम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट, एंड व्हेन द वेल्दी मैन एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू लर्न, ठीक है, तो बुद्धा ने पूछा कि क्या जानना चाहते हो कारण क्या है आखिर, मतलब ये जो तुम इतना ज्यादा परेशान हो, तो जो भी पीड़ाएं हैं तुम्हें उसका कारण क्या है ये तुम जानना चाहते हो। तो वेल्दी मैन अपनी विलिंगनेस बताता है, बोलता है यस मैं, मेरी इच्छा है जानने की। सो व्हेन द वेल्दी मैन एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू लर्न, बुद्धा सेड, बुद्धा बोलते हैं कि देयर आर 5 थिंग्स, क्या बोलते हैं 5 चीजें हैं, है ना, बोलते हैं 5 चीजें हैं, देयर आर 5 थिंग्स विच प्रोड्यूस द कंडीशन ऑफ विच यू कंप्लेन, है ना, तो बोलते हैं ये जो तुम्हारी जो स्थिति हो गई है ना जिसकी तुम शिकायत कर रहे हो, बोलते हैं उसका कारण ये 5 चीजें होती हैं, है ना, वो 5 चीजें बता रहे हैं। वो 5 चीजें क्या क्या है, ऑपुलेंट डिनर्स, मतलब ये जो तुम बिलासी एकदम डिनर करते हो ना भर भर के, बोलते हैं, है ना, मतलब लग्जीरियस काइंड ऑफ, बोलते हैं ये जो तुम रात का जो भोजन लेते हो बिलासिता से अल्टीमेटली, है ना, ऑपुलेंट डिनर्स करते हो, उसकी बात कर रहे हैं वो। लव ऑफ स्लीप, मतलब नींद से ज्यादा प्यार होना। नेक्स्ट, नींद से ज्यादा प्यार होने का मतलब ज्यादा सोना, ठीक है। नेक्स्ट, हैंकरिंग आफ्टर प्लेजर, मतलब आनंद के लिए इधर उधर भागना, आनंद के पीछे भागना, प्लेजर लेने के लिए भागना। देन थॉटफुलनेस एंड लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ कंट्रोल एट योर मील। तो बात करते हैं कि कोई भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, लाइक मील के केस में भी, अपनी चीजों के केस में भी, काम के केस में भी कोई भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो 5 चीजों की बात की गई है कि सबसे पहले बात की गई ऑपुलेंट डिनर्स की बात की गई कि एकदम जो भर भर के तुम भोजन ले रहे हो, एकदम लग्जरीज, है ना, वाली जिंदगी जी रहे हो ना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, ऑपुलेंट, तो हम यहाँ पे गैस कर पा रहे हैं कि ऑपुलेंट का मतलब क्या है, लग्जरीज है कि इतना जो भर भर के तुम खाना खा रहे हो अल्टीमेटली। तो हमें ऑपुलेंट का एक आंसर मिल गया हमारे पास में। ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑपुलेंट, है ना, तो गुड, पुअर, लग्जरीज, डिलीशियस, सो वी विल गो विथ लग्जरियस। ओके, ये हमें आंसर मिल गया है। नेक्स्ट, सो 5 चीजें क्या क्या थी, ऑपुलेंट डिनर्स हो गया, लव ऑफ स्लीप मतलब ज्यादा सोना। नेक्स्ट, पहला हो गया ऑपुलेंट डिनर्स, सेकंड हो गया लव ऑफ स्लीप, देन थर्ड हो गया हैंकरिंग आफ्टर प्लेजर। तो हमसे पूछा गया था हैंकरिंग का सिनोनिम पूछा गया था, मतलब यहाँ पे बात ये आ गई है कि जो तुम्हारी इच्छा है प्लेजर के पीछे भागने की, है ना, जो तुम उसके लिए एकदम हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा मन कर रहा है किसी चीज के लिए, तो हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा क्रेव हो रहा है, ठीक है। सो तो क्रेव करते हो तुम प्लेजर को लेके, उसकी बात चल रही है। नेक्स्ट, थॉटफुलनेस मतलब चीजों को लेके ज्यादा ना सोचना। सो एंड नेक्स्ट, एंड लैक ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ कंट्रोल एट योर मील्स, मतलब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, ना ही अपने काम पर और अपनी मील्स पर, है ना, तो कोई भी कंट्रोल नहीं है, वो वाली बात की गई है। तो यहाँ पे ये 5 चीजें उन्होंने बता दी। एंड टेक ऑन योर सेल्फ सम ड्यूटीज दैट विल एक्सरसाइज योर एबिलिटीज एंड मेक यू यूजफुल टू योर फेलो मैन। तो वो बोलते हैं कि कुछ ड्यूटीज वगैरह ले लो अपने आप पर, थोड़े बहुत काम वाम करो, सो अल्टीमेटली जो तुम्हारे साथ वाले लोग हैं उनको लगेगा काम वाला इंसान है, ठीक है। तो ये बात की गई है कि टेक ऑन yourself some duties and that will exercise your abilities and make you useful your fellow man। मतलब जब अपनी ड्यूटीज फुलफिल करोगे तो अपने जो भी टैलेंट वगैरह जो स्किल है उसका यूज कर पाओगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब भी अपनी ड्यूटीज फुलफिल करोगे तो अपनी एबिलिटीज का यूज कर पाओगे, जिस चीज के जो भी आपकी योग्यता है उसका उपयोग कर पाओगे, और अपने आसपास के जो भी लोग हैं आपके साथी लोग हैं उनके लिए भी आप यूजफुल हो पाओगे। सो मेक यू यूजफुल योर फेलो मैन, make you useful to your fellow man। Next,
इन फॉलोइंग दिस एडवाइस यू विल प्रोलॉन्ग योर लाइफ। अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करोगे ना तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हो, मतलब आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हो, मतलब जितने साल जीने वाले हो उसको आप बढ़ा सकते हो। सो इन फॉलोइंग दिस एडवाइस, अगर इस एडवाइस को फॉलो करोगी कि अपने आप पे कुछ ड्यूटीज ले लो जिससे अपनी एबिलिटीज को आप क्या कर सको, यूज कर सको, और अल्टीमेटली उसकी वजह से अपने जो भी साथी हैं उनके लिए आप उपयोगी साबित होगे। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि अगर इन एडवाइस को आप क्या करोगे, फॉलो करोगे, तो इससे अपनी लाइफ को क्या कर सकते हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा सकते हो, अपनी उम्र को बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट, The rich man remembered the words of the Buddha and after some time having recovered his youthfulness। ठीक है, सो इस बातों को ध्यान रखा, जो वेल्दी मैन था उसने इन सब बातों को ध्यान रखा और अल्टीमेटली उसकी वजह से क्या हुआ, इन बातों का ध्यान रखने से वो फिर से नौजवान जैसा फील करने लगा। लाइक ऐसा रहता है जब आप एक्टिव हो जाते हो ना तो फिर उम्र का ध्यान नहीं रहता, ऐसा लगता है अभी भी यंग है। अल्टीमेटली वो वाली बात है कि इन सब चीजों का जब उसने ध्यान रखा तो उसको ऐसा लगा कि उसका जो यूथ है वो वापस आ गया, मतलब वो फिर से यंग हो गया। ठीक है, सो हमने यहाँ पे देख लिया एक वर्ड यूज हुआ है हैंकरिंग, है ना। हैंकरिंग मतलब डिजायर करना किसी चीज की, लाइक प्लेजर की, अल्टीमेटली क्रेव करना। अब हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर हम इससे दे पा रहे हैं कि नहीं। आई गेस दिस इज द क्वेश्चन कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड हैंकर। पढ़िए आप ऑप्शंस। सो ऑप्शंस हैं आपके पास में कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड हैंकर। तो हैंकर के केस में ऑप्शन थी हेट, तो हेट भी नहीं है, लोथे, एवर्ट, नो, क्रेव है। ठीक है, क्रेव, हैंकरिंग आफ्टर प्लेजर, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि क्रेव फॉर प्लेजर अल्टीमेटली, तो क्रेव के साथ हम जाएंगे। क्रेव मतलब यहाँ पे डिजायर से। ओके, नेक्स्ट, दो आंसर्स मिल गए हैं आपको, दो बाकी हैं, एक जिस्ट वाला और एक ये वाला। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट वाज द मोटिव फॉर द वेल्दी मैन टू कमेंट, मास्टर यू हैव क्योर्ड माय बॉडीली एलिमेंट्स, आई कम नाउ टू सीक एनलाइटमेंट ऑफ द माइंड। ओके, अब हम पैसेज को कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे कि उनको अब फिर से ऐसा लगता है कि वो यंग हो गए, सारी जो भी बातें बताई गई थी किसके द्वारा, बुद्धा के द्वारा, वो बातों को वो फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में और उनको ऐसा लगता है कि उनका जो यूथ है वो फिर से वापस आ गया। हेल्दी मैन को ऐसा लगता है। He returned to the world honored one and coming this time without horses and luxuries। ठीक है, तो वो इंसान जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, बुद्धा की बात चल रही, वर्ल्ड ऑनर्ड वन किसके लिए यूज किया गया है, बुद्धा के लिए यूज किया गया है कि इस हस्ती के पास में आते हैं वो, एंड कमिंग दिस टाइम, और इस बार जब वो आते हैं ना तो घोड़े के साथ भी नहीं आते, अपने लोगों के साथ में नहीं आते जो वेल्दी मैन है। सो कमिंग दिस टाइम विदाउट हॉर्सेस, बिना हॉर्सेस के आते हैं, बिना घोड़े के आते हैं, है ना। जब वो फर्स्ट टाइम आए थे तो सबके साथ आए थे, तभी तो सब चीजों को देखकर बुद्धा ने गैस किया कि मतलब बहुत विलासिता वाली है जिंदगी, जी रहे हैं, लग्जरीज से भरी हुई है इनकी जिंदगी। सो इस बार बिना हॉर्सेस के एंड लग्जरीज के, है ना। सो कोई ऐसी ठाट वाट के साथ नहीं आते। एंड ही सेड टू हिम, ठीक है, सो वेल्दी मैन इस बार फिर से आए हैं और बिना हॉर्सेस के आए हैं, बिना लग्जरीज के आए हैं, और क्या बोलते हैं वो बुद्धा से, ही सेड टू हिम, मास्टर यू हैव क्योर्ड माय बॉडीली एलिमेंट्स, आई कम नाउ टू सीक एनलाइटमेंट ऑफ द माइंड। ठीक है, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जिसका आंसर हमें देना है, देखते हैं। एंड बुद्धा सेड द वर्डलिंग नरिशेस हिज बॉडी, मतलब अगर आप दुनिया, अल्टीमेटली अगर हम बात करेंगे कि जब हम दुनिया में लग जाते हैं, ठीक है, सो ये सब चीजें क्या कर सकती हैं, इस बॉडी को पोषित कर सकती हैं, है ना, बॉडी को क्या कर सकती है, नरिश कर सकती हैं। सो वही बात कर रहे हैं, बुद्धा सेड द वर्डलिंग नरिशेस हिज बॉडी, है ना, जो वर्डलिंग है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को नरिश करती है। नेक्स्ट, बट द वाइज मैन नरिशेस हिज माइंड, है ना, पर जो वाइज मैन रहता है वो क्या करता है, अपने माइंड को नरिश करता है ना, अपने माइंड को पोषित करता है, माइंड को नरिश करता है। देन he who indulges in the satisfaction of his appetite works his own destruction, और जो अपनी भूख को मिटाने में लग जाता है ना, सेटिस्फाई करने में, किस चीज को सेटिस्फाई करने में, अपनी एपेटाइट को, अपनी भूख को मिटाने में जो लग जाता है, लाइक ज्यादा खाने में लगे रहो तो भूख ही है ना अल्टीमेटली, ज्यादा खाना तो भूख को मिटा रहे हो, ज्यादा सो रहे हो तो सोने की भूख को मिटा रहे हो, प्लेजर के पीछे भाग रहे हो तो आनंद की भूख को मिटा रहे हो, तो अल्टीमेटली ये सब भूख ही है, अल्टीमेटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, हम बोलेंगे क्या है, हंगर है। ओके, लाइक सोने की भूख, ज्यादा सोने की भूख, ज्यादा आनंद, ज्यादा प्लेजर लेने की भूख, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, ज्यादा खाने की भूख, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हंगर है। तो वो वहां पे बुद्धा बोल रहे हैं कि जो भी इन सब चीजों में इंडल्ज होता है, लाइक जो भी अपनी एपेटाइट को क्या करता है, सेटिस्फाई करने में लग जाता है ना, अपनी भूख को मिटाने में लग जाता है, भूख को संतुष्ट करने में लग जाता है, वर्क्स हिज ओन डिस्ट्रक्शन, वो अपना ही विनाश कर लेता है। नेक्स्ट, but he who walks in the path will have both the salvation from evil and prolongation of life। ठीक है, और बोलते हैं अल्टीमेटली जो
ये सब मार्ग पे चलेगा, मतलब ये सब चीजों को फॉलो करेगा जो भी बुद्धा ने बताई है, उस मार्ग पे चलता है, तो वो क्या करता है, वो हम बोलेंगे बुराई से भी मुक्ति पा लेता है। इविल मतलब बुराई से भी उसको क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है। सैल्वेशन क्या होता है, मुक्ति। तो वो किससे, बुराई से भी मुक्ति पा लेता है। और नेक्स्ट प्रोलिंगेशन ऑफ लाइफ, और अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी क्या करता है, बढ़ा लेता है। ठीक है, सो ये हमारा पूरा पैसेज था। अल्टीमेटली एक और क्वेश्चन था हमारा, मास्टर यू हैव क्योर्ड माय बॉडीली एलिमेंट्स, आई कम नाउ टू सीक एनलाइटमेंट ऑफ द माइंड। तो अल्टीमेटली बात आ गई कि मैं बॉडी लेवल पे तो मैं जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी पीड़ाएं थी, वो ठीक हो गई हैं, पर अब मैं किस लिए आया हूँ, एनलाइटमेंट की, एनलाइटमेंट के लिए यहाँ पे आया हूं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन थे। ओके सो थॉटफुलनेस, लॉस ऑफ वेल्थ, लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, सीक विजडम। सो अल्टीमेटली अगर बात करें तो लॉस ऑफ वेल्थ नहीं है हमारे पास ऑप्शन। थॉटफुलनेस, हाँ ये हो सकता है कि अल्टीमेटली मैंने अपने बॉडी वाइज तो मैं रिकवर हो गया हूं, पर अब मैं माइंड से रिकवर होना चाहता हूं, सो थॉटफुलनेस हो सकता है। देन लैक ऑफ ऑक्यूपेशन भी नहीं था और सीक विजडम भी नहीं था, है ना। सो हम जाएंगे थॉटफुलनेस के साथ में, कि थॉटफुलनेस के लिए वो किसके पास में आए थे, वो आए थे बुद्धा के पास में। तो हमें ये ऑप्शन जो है हमारा आंसर है, हम इसके साथ जाएंगे। अब अल्टीमेटली बात रह गई हमारी, हमने पूरा पैसेज पढ़ लिया है, तो हम जिस्ट को कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या जिस्ट है हमारे पैसेज का। ऑप्शन पढ़ते हैं, फेथ, salvation from evil, to set a goal and nourish the mind and prolongation of life। ठीक है, तो देखिए फेथ विश्वास ये तो नहीं है, इसका तो नहीं है। सैल्वेशन फ्रॉम इविल, हम बोलेंगे कि लास्ट में बात की गई कि इन सब चीजों को फॉलो करोगे तो क्या हो जाएगा, इविल से आप क्या कर पाओगे, मुक्ति पा पाओगे। ठीक है, लेकिन पूरा पर्पस नहीं था, है ना, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ होल पैसेज, तो इसको भी हम ऑप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, टू सेट अ गोल एंड नरिश द माइंड, तो ये भी हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ, बुद्धा ने बताया कि देखो ये चीज को डिसाइड करो, तो वो उनका गोल बन गया, और जब उनने उसको फॉलो किया तो उनकी लाइफ अच्छी हो गई थी। फिर वो किसके लिए आए थे, अपने माइंड को नरिश करने के लिए आए थे, कि देखिए मैंने अपनी बॉडी की जितनी भी पीड़ाएं उनसे तो मैं बोलूंगा मैं फ्री हो चुका हूं, है ना, पूरी तरीके से मैं गेट रिड ऑफ हो गया हूं उनके, बट अल्टीमेटली अब मैं माइंड को नरिश करना चाहता हूं, एनलाइटमेंट चाहता हूं। तो हम इसके साथ भी जा सकते हैं। प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ भी हो सकता है, पर पूरे पैसेज का एम ये नहीं था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना। ऐसा बोला जाता है जब आप ज्यादा खुश रहते हो, ज्यादा हेल्दी रहते हो, तो आप ज्यादा जीते हो। ठीक है, सो उन्होंने अपनी बॉडी की जितनी भी पीड़ाएं थी वो उससे गेट रिड ऑफ पा लिया है, अल्टीमेटली उससे फ्री हो गए हैं, और अल्टीमेटली अपने माइंड को क्या करने आए हैं, एनलाइटमेंट लेने के लिए आए हैं। सो प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ भी हो सकता था, बट पूरे पैसेज में ऐसी बात नहीं की गई, तो हम ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे। ठीक है, सो ऐसे करके हमने पूरा पैसेज सॉल्व कर लिया। जनरली ऐसा रहता है बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते हैं, पैसेज थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपसे इजी ही पूछे जाएंगे। जैसे ये जो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए ये इजी थे, इसलिए माइंडसेट यही रखना है कि पेपर में सब कुछ इजी आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब आप इस माइंडसेट से जाएंगे तो अल्टीमेटली ये रहता है कि हमें ऐसा लगता है ना कि इजी है तो हम सॉल्व कर लेंगे, तो माइंड प्रिपेयर रहता है कि नहीं हाँ जो भी आएगा मैं सॉल्व कर लूंगा, तो उसकी वजह से ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स ज्यादा करेक्टली लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि फिर माइंड एकदम परेशान नहीं रहता, प्रेशर में नहीं रहता। ओके, सो पहला पैसेज हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम दूसरा पैसेज देखते हैं। पहले रीड करते हैं पैसेज को या क्वेश्चंस को रीड करते हैं, पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछे गए, पहला क्वेश्चन है, द आंट केम टू द स्ट्रीम टू। ठीक है, तो आंट क्यों आई थी स्ट्रीम में जो आई थी हमारी जो आंट, वो क्यों आई थी, पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस काम के लिए आई थी। नेक्स्ट, द आंट रिपेट द डव वाई। ठीक है, कैसे रिपेट करती है, the ant prepared the dove by batting the hunter, biting the hunter, then biting the dove, perch on it। ये हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। The dove dropped the leaf into the water to help itself, save the ant, drown the ant, perch on it। तो लीफ क्यों गिरा दी थी डव ने जो पत्ती थी वो पानी में क्यों गिरा दी थी, उसका रीजन हमें देखना है। नेक्स्ट, फोर्थ, द वर्ड एम इन द पैसेज मीन्स, है ना, इस पैसेज में एम का क्या मतलब है। टू हैव एन एम्बिशन, टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन, टू लुक एट समथिंग, टू ट्राई टू रीच समवेयर। ठीक है, तो इसमें से क्या आंसर है कि कोई एम्बिशन होना चाहिए, और फिर क्या करना, टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन की गन पॉइंट करना किसी के तरफ, और टू लुक एट समथिंग एंड देन टू ट्राई टू रीच समवेयर, कोशिश करना कहीं पहुंचने की। फिफ्थ क्वेश्चन है, द डव वॉज इन डेंजर बिकॉज, जो डव थी वो डेंजर में क्यों थी। ठीक है, सो अल्टीमेटली हमारे 5 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रीम के पास में जो हमारी एंट है वो क्यों आई थी। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि आंट ने कैसे रीपे किया, कैसे जो भी लिया होगा उसको कैसे रीपे किया डव को। नेक्स्ट, डव ने जो पत्ती गिराई है पानी वगैरह में वो क्यों गिराई।
द डव ड्रॉप द लीफ इनटू द वाटर टू, है ना, उसका रीजन हमें पता होना चाहिए। देन एम का क्या मतलब है इस पैसेज में, और फिर डव वॉज इन डेंजर बिकॉज, मतलब जो डव था वो खतरे में क्यों था। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए एक बार पैसेज को रीड कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं जल्दी से। ओके, सो आई गेस आपने रीड किया होगा। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार पैसेज में क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस तो मेरे हिसाब से इजी हैं। छोटा सा ही पैसेज है, वो फर्स्ट वाला पैसेज थोड़ा सा लेंदी था, ये पैसेज आई वुड से बहुत छोटा है। हम एक बार रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। ठीक है, सो वंस एन आंट हु हैड कम टू ड्रिंक एट अ स्ट्रीम, क्यों आया था वो, पानी पीने के लिए आया था। ठीक है, जो आंट है वो, या फिर आई थी, आया था, वो किस लिए आया था, पानी पीने के लिए, ड्रिंक एट अ स्ट्रीम। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन हम चेक करते हैं, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। To drink from it, look at the swift current, fall into, carry back some water। हमारे पास ऑलरेडी आंसर है drink from it। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हमारे पैसेज को रीड करना। Once an aunt who had come to drink at a stream fell into the water, है ना, तो वो किस में गिर गया था, पानी में गिर गया था। आंट किस लिए आया था, पानी पीने के लिए आया था, बट वो पानी में गिर गया, है ना, वाटर में गिर गया। एंड वॉज कैरीड अवे बाय द स्विफ्ट करंट। ठीक है, तेज से जैसे लहरें चलती रहती हैं, तो उसके साथ वो बाहर जा रहा था, उसके साथ में बहते हुए जा रहा था। नेक्स्ट, ही वॉज इन ग्रेट डेंजर ऑफ ड्रॉनिंग, है ना, तो वो बिल्कुल उसको डूबने का खतरा था, है ना, किसका खतरा था, उस आंट को। ही वॉज इन ग्रेट डेंजर ऑफ ड्राउनिंग, डूब सकता था। नेक्स्ट, अ डव पर्च्ड ऑन अ नियरली ट्री। ठीक है, तो अब डव की बात आ गई है, कौन है हमारा, ये सफेद कबूतर को क्या बोला जाता है, डव बोला जाता है। तो अ डव perched on a nearby tree saw the ant stranger and dropped the leaf into the water। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने देखा कि ये जो आंट है, पास के ट्री में कौन था, हमारा एक कबूतर था सफेद कलर का। तो उसने देखा कि ये जो चींटी या ये जो चीटा है ना, ये बहुत ज्यादा डेंजर में है, मतलब खतरे में है, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सो सॉ द एंट्स डेंजर एंड ड्रॉप्ड द लीफ इनटू द वाटर। उसने क्या किया, एक पत्ते को गिरा दिया, किसमें, वाटर में। नेक्स्ट, हमसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, हम देख लेते हैं उस पर। Dan repeat the dove, the dove dropped the leaf into the water too, है ना, तो क्यों उसने जो पत्ता गिराया था, है ना, जो हमारा डव है उसने जो पत्ता गिराया था पानी में, वो क्यों गिराया था, इसका आंसर हमें मिलेगा। तो वो देखता है, जब डव देखता है कि आंट डूबने वाला है, लाइक हम बोलेंगे कि खतरे में है कि वो डूब सकता है, तो डव पास के पेड़ पे रहता है, तो वो एक पत्ता गिरा देता है पानी में। ठीक है, so nearby tree saw the ant's danger and dropped the leaf into the water। next, the ant climbed onto this and was carried to safety। ठीक है, so ultimately क्या होता है कि उस पत्ते पर जो हमारा आंट है वो क्लाइंब कर जाता है, चढ़ जाता है, और carried to safety, और वो पूरी तरीके से अल्टीमेटली अब उस पे है तो वो सेफ ही है, carried to safety। sometime after this a hunter creeping through the bushes saw the dove asleep and took a careful aim with his gun। ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने अभी देखा कि उसने पत्ता क्यों गिराया, जो कबूतर था, जो डव था, उसने पत्ता क्यों गिराया पानी में, आंट की हेल्प करने के लिए। तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। हाँ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, क्या, कि द डव ड्रॉप द लीफ इनटू द वाटर टू हेल्प इटसेल्फ टू सेव द आंट, ड्रोन द आंट, पर्च ऑन इट। ठीक है, तो वो क्या, किसके लिए, सेव द आंट, आंट को बचाने के लिए उसने पत्ता डाला था। तो हमें दो क्वेश्चन के आंसर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, हम पैसेज को कंटिन्यू करते हैं डिस्कस करना। नेक्स्ट चलते हैं, सम टाइम आफ्टर दिस अ हंटर क्रीपिंग थ्रू द बुशेस सॉ द डव अस्लीप। ठीक है, तो एक हंटर आता है, शिकारी आता है झाड़ियों में से ऐसे, किसका शिकार करने के लिए, पक्षी वगैरह का शिकार करने के लिए आता है। तो सम टाइम आफ्टर दिस अ हंटर क्रीपिंग थ्रू द बुशेस, मतलब क्या करता है, सब बुशेस से वो लोग निशाना लगाते हैं छुप के। सो क्रीपिंग थ्रू द बुशेस सॉ द डव अस्लीप, तो वो देखता है कि पक्षी क्या कर रहा है, सो रहा है ना, जो हमारा कबूतर है वो सो रहा है। सॉ द डव अस्लीप एंड टुक अ केयरफुल एम विथ हिज गन, है ना, तो ऐसे निशाना लगा लेता है उसको मारने के लिए। टुक a careful aim with his gun, he was about to fire when the ant who has nearby crawled forward and
बिट हिम शार्पली ऑन द एंकल, ठीक है। सो पास में क्या रहता है, आंट रहता है, वो देखता है कि इसने निशाना लगा लिया है उस डव को मारने के लिए अपनी गन से, तो वो ऐसे चल के जाता है, क्रॉल करके आता है और उसके पैर में काट देता है, ठीक है। Saw the dove asleep and took a careful aim with his gun. He was about to fire when the ant who was nearby crawled forward and bit him sharply on the ankle. तो उसकी जो एंकल रहती है उस पर वो कट कर देता है, मतलब काट देता है। So काट देता है। The hunter missed his aim and the loud noise of the gun awakened the dove from her sleep. ठीक है, तो लेडी बर्ड की बात चल रही है अल्टीमेटली। जो हमारा व्हाइट कलर का कबूतर है वो क्या है, कबूतरी है, तो उसकी बात चल रही है। तो क्या होता है अल्टीमेटली कि हंटर आया हुआ रहता है, देखता है कि डव सो रही है और उस पर क्या करता है, एम करता है ऐसे गन से शूट करने के लिए। तो आंट देख लेता है और आंट ऐसे जाता है और उसको उसके एंकल पे क्या कर देता है, बिट कर देता है, मतलब काट देता है, ठीक है। अब काट देता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो एम है हंटर का, जो शिकारी है उसका एम है वो कैसा हो जाता है, जो एम रहता है वो मिस हो जाता है अल्टीमेटली। तो डव को वो मारना चाहता है ना, उसका शिकार करना चाहता है, पर वो मिस हो जाता है और शूट करने की वजह से बहुत ज्यादा लाउड नॉइज हम बोलेंगे क्रिएट होती है ना, बहुत ज्यादा साउंड एकदम आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उस आवाज के कारण डव की नींद खुल जाती है। सो हु वाज नियरबाय क्रॉल्ड फॉरवर्ड एंड बिट हिम शार्पली ऑन द एंकल, द हंटर मिस्ड हिज एम। तो हंटर क्या होता है, मिस कर जाता है अपने एम को। एंड द लाउड नॉइज ऑफ द गन अवेकन द डॉग फ्रॉम हर स्लीप, ठीक है। तो डव उसकी वजह से जाग जाता है नींद से। अब एम का मतलब क्या है, ठीक है, हमसे एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एम का मतलब क्या है पैसेज में। हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। हाँ, so the word aim in this passage means to have an ambition, to point a gun at something or someone, to look at something, to try to reach somewhere, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे तो मतलब ये है to point a gun at something or someone, ठीक है। सो बी हमारा ऑप्शन है। पैसेज को कंटिन्यू करते हैं हम डिस्कस करना। सी saw the danger and flew swiftly away to safety. Thus the ant repaid the dove for having saved its life in the foaming current of the stream, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या रहता है कि जब वो नदी में गिर जाता है, स्ट्रीम में गिर जाता है, तो फिर डव उसकी आई वुड से हेल्प करता है। और ये यहाँ पे जब शिकारी आता है उसको शूट करने के लिए डव को, तो वो उसको वाइट कर देता है, उसको कट कर देता है अल्टीमेटली, और उसकी वजह से उसका एम मिस हो जाता है। तो वो उसकी हेल्प कर देता है और उसकी जान भी बचा देता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे किया कि दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की और दोनों ने एक दूसरे की हम बोलेंगे जान बचाई, है ना। तो ऐसे उसने क्या किया, रीपे किया कि उसने उसकी मदद की थी, तो आंट ने भी उसकी मदद की उसकी लाइफ को बचा के। Thus the ant repaid the dove for having saved its life in the foaming current of the stream, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, पैसेज पूरा रीड कर लिया है। अब हम चलते हैं, हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो गया, द आंट केम टू द स्ट्रीम टू, इसका आंसर हम ऑलरेडी टिक कर चुके थे, ड्रिंक फ्रॉम इट, पानी पीने के लिए आया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आंट रिपेड द डव बाय बैटिंग द हंटर, वाइटिंग द हंटर, विटिंग द डव, पर्च ऑन इट, ठीक है। सो इसका आंसर है बाइटिंग, है ना। बाइट करना मतलब हम बोलते हैं ना कि किसी ने बाइट कर दिया मतलब काट दिया, ठीक है। तो क्या करता है, वो बाइट कर देता है हंटर को, क्या करता है, शिकारी को वो काट देता है, उसकी वजह से उसका निशाना मिस हो जाता है। तो आंसर बी है। नेक्स्ट चलते हैं, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डव ड्रॉप द लीफ इनटू द वाटर टू, क्यों गिराता है जो डव है, सॉरी क्यों गिराती है जो डव है हमारी, वो पत्ता क्यों गिराती है वाटर में, हेल्प इट सेल्फ, खुद को हेल्प करने के लिए, सेव द आंट, ड्रॉन द आंट, पर्च ऑन इट। तो सेव द आंट, आंट को बचाने के लिए वो पत्ता गिराती है। नेक्स्ट, द वर्ड एम इन दिस पैसेज मीन्स, ये भी हमने आंसर देख लिया था। आंसर था हमारा टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन। नेक्स्ट, द डव वॉज इन डेंजर बिकॉज, डव क्यों था डेंजर में, देखते हैं आंसर। हंटर वॉज अबाउट टू शूट इट, इट हैड फॉलन ऑफ द ब्रांच, देयर वॉज अ बुश नियर बाय, हंटर वॉन्टेड टू केयर ऑफ इट, ठीक है। सो यही आंसर अल्टीमेटली के का, हंटर उसको शूट करने वाला था। ये ऑप्शन ये तो नहीं है। सो हमें अपने फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है, ठीक है। सो ये आपका होता है सेक्शन ए, ठीक है। अल्टीमेटली कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सबसे पहले जाके क्वेश्चंस को पढ़िए, और अगर थोड़ा सा भी आपको जो पैसेज है वो टफ लग रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हो, है ना, तो फिर मैटर नहीं करता कि आपको पैसेज समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आपको ध्यान लगाना है इस बात पर कि आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, उसके लिए आपको पूरे पैसेज को ट्रांसलेट करके समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप जाके सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़िए, फिर एक बार वन टाइम रीडिंग कीजिए पूरे पैसेज की। मीनिंग वाइज मीनिंग भी नहीं करनी है कि हर एक वर्ड का मीनिंग देखना है, आपको बस ट्राई करना है कि मेरे क्वेश्चन के आंसर्स
निकल जाएं, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमने सेक्शन ए यहाँ पे सॉल्व किया। 2 पैसेज आते हैं आपके, दोनों पैसेज 5-5 मार्क्स के आते हैं, तो कोई भी आई वुड से बहुत ज़्यादा मार्क्स का रहता नहीं है ये, लेकिन आप इसमें पूरे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसेज जनरली इजी क्वेश्चंस पूछते हैं वो, और जो भी आंसर्स हैं वो पैसेज से ही आएंगे, तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। सो मेक श्योर कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाएं आपके सेक्शन ए से। अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।